हरे कृष्णा। तो देखिए आज के जो क्वेश्चन है, आज के टॉप 4 जो क्वेश्चन है, हमने पहले 3 क्वेश्चन कर रखे हैं। आज चौथा, पांचवा, छठा और सातवां क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एकक कोष्ठिका क्या होती है तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन यूनिट सेल एंड इट्स टाइप। सेकंड क्वेश्चन है चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आयनिक ठोस क्या होते हैं। डिफाइन आयनिक सॉलिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, हर साल लगभग पूछा जाता है कि फ्रैंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष को परिभाषित कीजिए। डिफाइन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो देखिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हम समझते हैं। आप लोग भी देखते रहिए और साथ में नोटबुक लेके नोट भी करते रहिए। आज का जो पहला क्वेश्चन था वो था कि एकक कोष्ठिका क्या होती है तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन यूनिट सेल एंड इट्स टाइप। तो देखिए मैंने बताया था कि सबसे बेस्ट तरीका होता है बोर्ड में लिखने का कि सबसे पहले आप हेडिंग बनाए। तो हेडिंग बनाया एकक कोष्ठिका। आप लोग इंग्लिश वाले हेडिंग बनाओगे यूनिट सेल करके। यूनिट सेल लिखा, फिर लिखोगे क्रिस्टल जालक की वह लघुत्तम इकाई जो बार बार पुनरावृत्त होकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो ये तो रही डिफिनेशन की बात। डिफिनेशन सिंपल है, क्या है? क्रिस्टल जालक की वह लघुत्तम इकाई जो बार बार पुनरावृत्त होकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करे, उसको हम क्या कह देते हैं? एकक कोष्ठिका। ठीक है। अब आइए समझते हैं होती क्या है एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका होती है क्रिस्टल जालक को आप ध्यान से देखिए, यही है क्रिस्टल जालक। अगर मैं ध्यान से देखें, यह है क्रिस्टल लैटिस, हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो दिमाग लगाइए और बताइए कि इसमें ऐसा क्या जो चीज़ है जो बार बार पुनरावृत्त हो रहा है और इसको फॉर्म कर रहा है। बताइए, ध्यान से देखिए। आप सोच रहे होंगे ये पार्टिकल, तो ये पार्टिकल नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप घर बनाते हो तो घर में ऐसा क्या चीज़ होता है जो बार बार रिपीट होकर वो घर पूरा बन जाता है? तो उसका ईंट, या कह दे कि एक कमरा, कमरे के ऊपर कमरा जोड़ते जाते हैं तो बहुत सारे घर बन जाते हैं। तो उसी हिसाब से हम देख ले तो इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है जो बार बार अपने आप को रिपीट करके क्या कर ले? क्रिस्टल लैटिस बना दे, क्रिस्टल लैटिस को फॉर्म कर ले, क्रिस्टल जालक बना ले। तो क्या चीज़ है वो? तो आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि एक क्या है? क्यूब। क्या है ये? क्यूब। तो जो ये क्यूब है, यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वही क्या कहलाएगा? एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए वो सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में क्या डिफिनेशन होगा। तो देखिए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल लैटिस हु रिपीटेड मैनी टाइम्स एंड फॉर्म क्रिस्टल लैटिस कॉल्ड यूनिट सेल। ओके, चलिए देखते हैं। तो यूनिट सेल क्या होता है? तो यूनिट सेल होता है कि एक ऐसा छोटा सा इकाई या एक ऐसा छोटा सा पार्ट जो अपने आप को बार बार रिपीट करे और क्या फॉर्म कर दे? क्रिस्टल लैटिस। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, दोबारा इसको क्लियर किया जाएगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। जैसे दूसरा क्वेश्चन था ना कि एकक कोष्ठिका क्या होती है तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन यूनिट सेल एंड इट्स टाइप। तो हमने यूनिट सेल तो देख लिया, अब हम बात करें टाइप की। तो टाइप क्या है? तो टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो देखिए इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आद्य या सरल एकक कोष्ठिका और दूसरी है अनाद्य एकक कोष्ठिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसको कहते हैं अनप्रिमिटिव
प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसका दूसरा भी नाम है, बहुत बुक्स में लिखा है सिंपल करके, जैसे ये लिखा है ना, तो सिंपल के लिए खाली सिंपल भी लिखा है, सिंपल यूनिट सेल। अब समझते हैं ये होती क्या है। तो सबको एक एक करके देखते हैं, बहुत सिंपली हम समझ लेंगे। तो आदि या सरल एकक कोष्ठिका यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होगी। तो ये जो होती है एक ऐसी एकक कोष्ठिका, ध्यान से डिफिनेशन सुनिएगा, एक ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें ये बन गई एकक कोष्ठिका। देखिए एक ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें संघटक कण कहाँ उपस्थित होते हैं, आठों कोनों पर। ये तो बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, टफ नहीं है। ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल क्या हो, उसके आठों कॉर्नर पे हो, आठों कोनों पर हो, वो क्या कहलाएगा, सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। अब देखिए बहुत सारी बुक्स में डायरेक्ट ये चार टाइप दे देता है, सिंपल, सरल एकक कोष्ठिका, फिर फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, अंत केंद्रीय और अंत केंद्रीय, ऐसे चार दे देता है। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो देखते हैं, सिंपल यूनिट सेल समझ में आया। क्या कहा कि एक ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें संघटक कण यानी कि जो पार्टिकल है वो कहाँ पर हो, आठों कोनों पर हो। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में। फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका को हम शॉर्ट में कहते हैं FCC, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये क्या होती है, तो जैसा नाम में है फेस, फेस मतलब क्या होता है कि जैसे कोई कमरा है तो उसके 6 फेस होते हैं, राइट लेफ्ट आगे पीछे और ऊपर नीचे, ऐसे करके क्या होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो ये कह रहा है एक ऐसा यूनिट सेल, ये बनाया यूनिट सेल दिख रहा है, एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो पार्टिकल हो वो कहाँ पर हो, आठों कॉर्नर पर तो हो ही, आठों कॉर्नर के साथ साथ जो 6 इसकी फलके हैं यानी जो 6 फेस बन रहे हैं, कौन सा, पहले देखिए ऊपर वाला, फिर ये नीचे, यहाँ पर भी कहीं दूसरा लेफ्ट वाला जो भी है, ये राइट वाला, और फिर एक पीछे वाला जो ये हो लगा, और दूसरा आगे वाला, यानी सब मिला के कितने, 6 हो गए। तो यही कह रहा है एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो पार्टिकल हो कि आठों कॉर्नर पे तो हो ही, और आठों कॉर्नर के साथ साथ क्या हो, उसके 6 फेस पर भी हो। क्लियर हो रहा है। अब हम बात करते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की। तो इसका जो सेकेंड नेम है या शॉर्ट नेम है वो क्या है, अंतः केंद्रित यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या कहा, BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये यूनिट सेल क्या होता है, तो ये भी बहुत सिंपल है कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल क्या हो, आठों कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पर हो, इसके केवल एक सेंटर पे हो। देखिए आठों कॉर्नर पे तो हो ही ये, लेकिन आठों कॉर्नर के अलावे कहाँ पर हो, इसके मिड में भी हो, एकदम बीचों बीच। अब हम लास्ट वाले की बात करते हैं। लास्ट वाला क्या है, अंत केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो इसको कहते हैं अंत को यानी कि इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी ECC। तो अब हम बात करते हैं इसकी। तो ये क्या होता है, एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल क्या हो, आठों कॉर्नर के साथ साथ, आठों कॉर्नर पे हो, और आठों कॉर्नर के साथ साथ और कहाँ पर हो, किसी भी दो आमने सामने जो भी हैं, एकदम आमने सामने की जो भी फेस है कि उन्हीं 2 फेसों पर क्या हो, कोई 2 और पार्टिकल हो। जैसे कि आमने सामने की फेस ले ले, एक ऊपर वाला ले लिया, एक नीचे, ये ले सकते हो, नहीं तो इधर लेफ्ट वाले और ये राइट वाले, ये कहीं भी 2 कहीं भी हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि वो कैसी होनी चाहिए, एकदम आमने सामने। अगर आमने सामने है तो वो कौन सा यूनिट सेल कहलाया जाएगा, ECC। क्लियर हो रहा है। आइए एक बार फिर से दोबारा इसको समझते हैं। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल,
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड अनप्रिमिटिव यूनिट सेल। यानी कि एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, आदि या सरल एकक कोशिका और अनाद्य एकक कोशिका। आदि या सरल एकक कोशिका तो सिंपल सी है, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन। एक ऐसी एकक कोशिका जिसमें संघटक कण कहाँ हो? केवल 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट हो। समझ में आ रहा है? 8 कोनों पर उपस्थित हो, उसको हम क्या कह देंगे? आदि या सरल एकक कोशिका। अब हम बात कर रहे हैं अनाद्य एकक कोशिका। अनाद्य एकक कोशिका को बांटा गया है 3 भागों में। इसमें पहला है फलक केंद्रीय एकक कोशिका, अंत केंद्रीय एकक कोशिका और अंत केंद्रीय एकक कोशिका। इसका नाम है FCC, BCC एंड ECC। फुल फॉर्म है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब होता क्या है ये? तो देखिए एकक कोशिका कोई सी भी होगी, यूनिट सेल का मतलब कि इसके 8 कॉर्नर पे हैं होंगे। तो देखो तीनों में कॉमन है कि 8 कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। तो डिफिनेशन बड़ा सिंपल ही है, जैसा नाम दिख रहा है फेस, तो फेस के हिसाब से बना लो। तो एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो पार्टिकल है वो क्या हो? 8 कॉर्नर के साथ साथ, 8 कॉर्नर के साथ साथ कहाँ हो? जितनी फेस है उनके सेंटर में भी हो। जितनी फेस, तो एक कमरे में लगभग 6 फेस होती हैं, तो जो 6 फेसें हैं उनके सेंटर में भी हो। 8 कॉर्नर पे तो हो ही, और कहाँ पर हो? 6 फेस में। जैसे मैं एक आपके एग्जाम्पल के हिसाब से दिखाता हूँ। एक बॉक्स में, जैसे सपोज ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स में क्या होंगे कि 8 कॉर्नर हैं, ये दिख रहे हैं। तो ये 8 कॉर्नर पे तो हो ही, और क्या हो? बाकी की 6 फेस पे, जैसे एक यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ, फिर यहाँ। समझ में आ रहा है? तो सब मिला के 6 फेस पे भी आ जाए तो उसी को हम क्या कह देंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हम बात कर रहे हैं अब अंत केंद्रीय एकक कोशिका की, यानी कि BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये भी बहुत सिंपल है। क्या कहता है कि एक ऐसी एकक कोशिका जिसमें कि क्या हो? जो पार्टिकल हो वो 8 कोनों के साथ साथ, यानी संघटक कण 8 कोनों के साथ साथ, जैसा नाम है बॉडी सेंटर, तो बॉडी के सेंटर में भी हो, फलक के जो कोशिका है उसके केंद्र में भी हो। समझ में आ रहा है? अब लास्ट वाला देखते हैं, अंत केंद्रीय एकक कोशिका यानी कि ECC। तो ECC क्या है? इंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये कहती है एक ऐसी एकक कोशिका जिसमें संघटक कण 8 कोनों के साथ साथ कहीं आमने सामने की 2 फेस में भी हो, 2 फलकों में भी हो। क्लियर हो रहा है? दोनों कैसे होने चाहिए? आमने सामने। ये नहीं कि आप एक यहाँ ले रहे हो तो वो नहीं कहलाएगा। वो तभी कहलाएगा जब कहाँ देखोगे? आमने सामने हो। या तो ऊपर नीचे ले लो, या लेफ्ट राइट वाले ले लो, या आगे पीछे वाले ले लो, कोई सा भी, लेकिन ध्यान देना है कि आमने सामने की होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया? कुछ डाउट है तो फिर कमेंट कीजिए। आज का दूसरा क्वेश्चन, यानी कि इस सीरीज का 5वां क्वेश्चन, कि चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तिका में अंतर कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया है आप लोगों को, जब कभी भी आप क्या कर रहे हो, किसी भी 2 के बीच में डिफरेंस लिख रहे हो, अंतर लिख रहे हो, तो कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक तरफ पहला चीज़, दूसरी तरफ दूसरा चीज़। तो ऐसा ही हमने किया है कि एक तरफ हमने क्या लिखा है? चतुष्फलकीय, ये चतुष्फलकीय रिक्तिका, और दूसरी तरफ अष्टफलकीय रिक्तिका, यानी कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो देखिए सबसे पहला जो है डिफरेंस क्या है कि चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण 4 संघटक कणों की सहायता से होता है। देखिए उधर चित्र में ध्यान दीजिए, तो कितने पार्टिकल हैं? 4 हैं। ठीक है, अलग अलग कलरों के आपको चित्र दिख रहा होगा। फिर इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? 4। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। तो अगर आप चित्र को देख रहे हो तो देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा कि 4 कलर के डायग्राम है, यानी कि 4 कलर से हमने बनाया रखा है। यानी कि कितने पार्टिकल लगे हुए हैं? 4। तो जितने भी पार्टिकल लगे होंगे वो उतनी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसंयोजन संख्या होगी। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, इस रिक्तिका का निर्माण करने वाले संघटक कणों के केंद्र को मिलाने पर चतुष्फलक का निर्माण होता है। क्या है कि अगर हम क्या करें कि इस रिक्तिका यानी जो इससे बन रहा है, हम इन सारे के पॉइंट यानी जो इसका सेंटर है, इन सारे के सेंटरों को मिलाएं। तो इन सारे के सेंटरों पे आप देखोगे अगर मिलाएंगे तो हमें क्या हमें एक टेट्राहेड्रल मिल जाएगा। और लास्ट जो है, इस प्रकार की रिक्तिका के लिए स्मॉल r/कैपिटल R की वैल्यू क्या होती है? 0.0225 होता है।
यानी कि जो एक छोटा सा हमारे पास वॉइड्स बना है, देख रहे होगे ये डायग्राम में, देखो छोटा सा ये वॉइड्स बना है और इस वॉइड्स का सेंटर स्मॉल आर होता है और जो बड़ा पार्टिकल है उसका सेंटर कैपिटल आर है। उसका दूसरा रेशियो निकालोगे तो कितना मिलता है आपको? 0.225। क्लियर। चलिए अब अष्टफलकीय में देखते हैं। अष्टफलकीय रिक्तिका में, अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण 6 संघटक कणों की सहायता से होता है। ध्यान से देखिए डायग्राम को, आप क्या देखोगे कि कितने इसमें पार्टिकल लगे हैं? 6 लगे हैं। तो जब 6 पार्टिकल लगे हैं तो इसकी उससे संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्लियर। इस रिक्तिका का निर्माण करने वाले कणों के केंद्र को मिलाने पर अष्टफलक का निर्माण होता है। तो 6 हैं तो 6 को मिला के क्या बन जाएंगे? अष्टफलक बन जाएंगे। 8 आर्म वाली एक आपके पास डायग्राम मिल जाएगा, 8 भुजाओं वाली। देखो उसमें क्या हो रहा था? 4 थे, 4 पार्टिकल थे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जा रहा था? 4। इसके पार्टिकल को हम मिला रहे थे तो क्या मिल रहा था? टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलक। इसी में उल्टा, इसमें कितने होते हैं अष्टफलक में? रिलेट मत कीजिएगा, अष्ट मतलब 8 मत समझिएगा, अष्ट मतलब 6। 6 संघटक कण लगते हैं, इसकी उपसंयोजन संख्या 6 हो जाती है। इसके अगर जो पार्टिकल है उसके सेंटर को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलक बन जाएगा। और इस प्रकार की रिक्तिका के लिए स्मॉल आर अपन कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0.414। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, ध्यान से पढ़िए। देखिए आयनिक ठोस क्या होते हैं? डिफाइन आयनिक सॉलिड। तो हम देखते हैं क्या लिखा है। आयनिक ठोस, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए। ऐसे ठोस जिनका निर्माण धनायनों तथा ऋणायनों से मिलकर बना होता है आयनिक ठोस कहलाते हैं। इनके कणों के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है जिस कारण इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है तथा ये भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। चलिए समझते हैं। ये जो सॉलिड होते हैं ये बने किससे होने चाहिए? तो ये बने होने चाहिए पॉजिटिव या निगेटिव, जो आयन हैं उनसे बने हुए होने चाहिए। यानी जो इनके पार्टिकल हैं, जैसे सपोज एक मैं सॉलिड ले लूँ, ये सॉलिड सपोज ले लिया, तो जो इसका पार्टिकल है वो क्या होना चाहिए? या तो पॉजिटिव आयन होना चाहिए या निगेटिव आयन होना चाहिए, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। तो इस तरीके से होता है ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ। दूसरा चीज़ क्या कह रहा है, देखिए ये किससे मिलकर बने होने चाहिए? तो पॉजिटिव या निगेटिव आयन से, धनायन या ऋणायन से मिलकर बना होना चाहिए। इनके कणों के बीच में कैसा होना चाहिए? वैद्युत आकर्षण बल लगता है। तो देखिए पॉजिटिव है या निगेटिव, अब डेफिनेटली क्या लगेगा? एक पॉजिटिव है निगेटिव है तो 2 चार्ज होते हैं तो कूलम्ब फ्लो आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों के बीच में अप्लाई होने लग जाता है, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इनके बीच में लगने लग जाएगा। अब देखते हैं इनके कणों के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है जिस कारण इनका गलनांक व क्वथनांक होता है। तो जिस किसी के भी बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज लग रहा है वो इलेक्ट्रिक चार्ज काफ़ी पावरफुल होता है, यानी बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है, जिस वजह से उस पार्टिकल का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा। क्लियर हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तथा ये भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। भंगुर प्रवृत्ति कहने का मतलब कि इनको पीटो तो क्या हो जाएंगे? ये चूरा बन जाएगा, यानी एकदम पाउडर जैसा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है नमक, MgCl2 KBr। जैसे आप क्या करते हो, नमक को तोड़ते हो, आता है पत्थर की फॉर्म में, और जैसे ही तोड़ोगे वो कैसा फॉर्म चेंज कर लेता है? छोटे छोटे पाउडरों में। क्लियर हो रहा है। तो ये है हमारे आयनिक ठोस, ध्यान से समझिए। तो देखिए आज का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि फ्रैंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष को परिभाषित कीजिए। डिफाइन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो वही हमने किया, एक तरफ फ्रैंकल और दूसरी तरफ शॉर्टकी। तो पहले फ्रैंकल को समझते हैं क्या होता है। इस प्रकार के दोषों में आयन अपने नियमित स्थान से हटकर अंतराकाश में आ जाते हैं जिस कारण ठोस का घनत्व नियत रहता है तथा एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि दोष क्या होता है। तो दोष होता है कि जब कोई नियम बने और उस नियम को कोई तोड़ दे या उस नियम को फॉलो ना करे तो उसी को हम क्या कह देते हैं कि भाई ये दोषी है, ये क्या है? बुरा है। समझ में आ रहा है। यानी दोष का मतलब कि जो उसका पैटर्न बने आ रहा है उस पैटर्न को फॉलो ना करे, उस रूल को फॉलो ना करे तो वो क्या कहलाएगा? दोष, डिफेक्ट कहलाता है। तो देखिए कुछ सॉलिड्स में भी डिफेक्ट आ जाता है। अब वो डिफेक्ट होता क्या है कि जैसे सपोज हमने पार्टिकल लिए हैं, एक सॉलिड लिया है जो कि 2 पार्टिकलों से बना है, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, बी निगेटिव ए पॉजिटिव, यानी 2 पार्टिकल ए पॉजिटिव और बी निगेटिव से बना है। और इसका एक अरेंजमेंट है कि हर ए पॉजिटिव के बाद बी निगेटिव आना है
और हर बी निगेटिव के बाद ए पॉजिटिव आना है और एक पर्टिकुलर इसका प्लेस मिला हुआ है। अब क्या कर रहा है कि सपोज इस बी ने अपना प्लेस चेंज कर दिया, जो इसका प्लेस था इस प्लेस से हट के कहाँ पे आ गया, इस जगह को खाली कर दिया, इस प्लेस से हट के यहाँ कहीं दिखने लग गया। सपोज इन दोनों के बीच में कहीं इधर आ गया ये, यानी कि जब अपना प्लेस चेंज कर ले और कहीं बीच जगहों पे आ जाए। अंतराकाश मतलब होता है, ये एक शब्द आया है अंतराकाश मतलब खाली जगह। क्लियर हो रहा है क्या हो कि जब कोई पार्टिकल अपना जगह चेंज करे और जगह चेंज करके किन्हीं दो जो खाली जगह है वहाँ पे आ जाए यानी अंतराकाश में आ जाए, तो उसमें जो दोष होता है उसी दोष को क्या कह देते हैं, फ्रैंकल दोष। लिखा है जिस कारण ठोस का घनत्व तो नियत रहता है तथा एंट्रोपी बढ़ जाती है। दो चीज़ें होती हैं, घनत्व और एंट्रोपी। तो देखिए घनत्व का डिफिनेशन तो आप लोगों ने पढ़ा है कि एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम क्या कह देते हैं, घनत्व। यानी कि जो आपके पास जो वॉल्यूम है इन पर यूनिट एरिया उसी को हम क्या कहते हैं, घनत्व। अब इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज कहने का मतलब क्या है कि सपोज एक कमरा है, उस कमरे में 10 लोग भर रखे हैं, तो उस समय का घनत्व। और अब क्या हुआ कि कोई आया और 6 जने हट गए उसमें से, अब कितने जने बचे, 4 जने। तो वो 4 जने और 10 जने वाले कंडीशन, तो 10 जने वाले के समय हम कहेंगे कि इस कमरे का घनत्व क्या है, ज़्यादा है, और 4 जने वाले के समय में हम क्या कहेंगे कि घनत्व कम है। यानी कि कोई भी चीज़ में कितने जने घुसे पड़े हैं, कितने जने हैं, कितना पार्टिकल है, वही उसका क्या कहलाती है, डेंसिटी। समझ में आ रहा है? डेंसिटी का मतलब कि कहीं पे कितना भीड़ है या कितना कम है। तो देखो कह रहा है कि जिस कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है, नियत रहता है। तो देखो पार्टिकल तो कहीं गए हुए नहीं, उसी रूम में घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है? लोग तो उतने के उतने ही हैं, तो डेंसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। अब एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी होता है कि व्यवस्था, जो हमने अरेंजमेंट किया है वो अरेंजमेंट अगर खराब हो जा रहा है तो एंट्रोपी कह देते हैं कि बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? यानी कि जो हमने अरेंजमेंट बनाई कि भाई ए पॉजिटिव के बाद बी निगेटिव आया, वो अरेंजमेंट यहाँ खराब हो गया, दिख रहा है। और जैसे ही अरेंजमेंट खराब हो गया तो हम क्या कह देते हैं कि एंट्रोपी बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? यानी कि इस प्रकार के दोषों में आयन अपने नियमित स्थान से हट जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, अंतराकाश में, जिस कारण ठोस का घनत्व नियत रहता है तथा एंट्रोपी बढ़ जाती है। अब दूसरे को देखते हैं, शॉर्ट के दोष में। इसमें था कि जो आयन थे वो अपना पोजीशन चेंज करके दूसरे पोजीशन पे चले जा रहे थे। अब इसमें चेक कीजिए, इस प्रकार के दोष में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपने नियत स्थान से गायब हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ठोस का घनत्व कम हो जाता है, वह एंट्रोपी बढ़ जाती है। अब चलिए देखते हैं, इसमें तो कहाँ चले जा रहे थे, अपना पोजीशन चेंज कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पूरे तरीके से गायब हो जाएंगे। यानी कि जो ये सॉलिड है हमारा, उस सॉलिड को छोड़ के कहीं बाहर चले जाएंगे। देखिए जैसे ए पॉजिटिव बी निगेटिव वगैरह वगैरह थे, तो ये क्या होगा कि समान संख्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो इनकी क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, सेम। यानी कि एक पॉजिटिव जा रहा है तो एक ही निगेटिव भी गायब होना चाहिए, 2 पॉजिटिव जा रहे हैं तो 2 ही निगेटिव भी गायब होने चाहिए। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ निगेटिव होना चाहिए था, निगेटिव यहाँ से गायब हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए था, ये पॉजिटिव गायब हो गया। तो देखिए यही वो कंडीशन है कि लोगों ने क्या किया, रूम छोड़ के चले गए। तो रूम छोड़ के चले गए तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गुड। और जो एंट्रोपी है, फिर से अरेंजमेंट खराब कर दिया, तो अरेंजमेंट खराब हो गया तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे, आप लगातार वीडियोज को देखते रहिए। हाँ, इससे पहले वाला अगर वीडियोज नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन की लिंक में दे रखा है, उस लिंक से जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए। उसमें भी हमने इससे पहले के 4 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो कर रखे हैं। इवन फिजिक्स के भी वीडियो जो आपके पास उपस्थित हैं, फिजिक्स देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय हिंद।